तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे सानहा पेशावर के हवाले से। 3 दिन हो जाने के बावजूद पूरी कौम ताहाल इसके सोग में मुब्तला है और तकालीफ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। ना सिर्फ तकालीफ दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कौम की तकालीफ में इजाफा हो जाता है, बल्कि सवालात भी ज़ाहिर बढ़ जाते हैं और अभी सवालात मुसलसल जनरेट हो रहे हैं। मुसलसल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों हो रहे हैं, ये रुक क्यों रहे हैं। यहाँ तक कि आज फेडरल कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ, वहाँ पर भी सवालात किए गए और सवाल वज़ीर आज़म साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, साबिका हुकूमत से ख़ास तौर पे किए और उनसे पूछा कि जी आपको 420 अरब रुपए दिए गए थे एंटी टेररिज्म के लिए, तो वो पैसे सारे कहाँ गए हैं। सवाल तो बनते हैं, इनका जवाब भी आना चाहिए, लेकिन जवाब देगा कौन। बहुत से सवालात हैं। सबसे अहम सवाल कि क्या अवाम इसी तरह कीड़ों मकोड़ों की तरह, इसी तरह हशरातुल अर्ज़ की तरह मरते रहेंगे? क्या इंसानी जान की, क्या किसी पाकिस्तानी शहरी की इंसानी जान की कोई कीमत होगी भी? क्या जो आईने पाकिस्तान कहता है, जो रियासत की, जो हुकूमत वक्त की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि उसने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो यकीनी कौन बनाएगा? क्या ये इस पेशावर के सानहे के बाद हम यकीन के साथ अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं होगा? इसकी ज़मानत कौन देगा? इसकी गारंटी कौन देगा? APS 2014 में जब हुआ था तो हमने, रियासत ने जिम्मेदारी ले ली थी कि जी इसके बाद इस किस्म के वाक़यात को कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसके बाद रफ्ता रफ्ता हमने देखा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क के तौर पे उभर के सामने आया। लेकिन पिछले कम से कम 1 साल के दौरान जो दहशतगर्दी के वाक़यात में पहले तो छोटे मोटे वाक़यात हो रहे थे, उसके बाद इतना बड़ा सानहा, जिम्मेदारी का तायुन अभी तक नहीं हो सका, आगे का रोड मैप क्या है अभी तक तायुन नहीं हो सका। क्या हम सिर्फ अगले सानहे का इंतज़ार कर रहे हैं अपने आप में संजीदगी पैदा करने के लिए? रियासत अपने आप में संजीदगी पैदा करने के लिए होना तो ये चाहिए था कि आपने सानहा हुआ, आपने सोग मनाया, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम की जानें बहुत कीमती हैं, इस तरह की शहादतें नहीं होनी चाहिए। अगले दिन रियासत हुकूमत बैठ जाती सर जोड़ के, सूबाई हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमतें, कि जी हमने वी हैव पुट आवर फुट डाउन और ये हमारी आइंदा की स्ट्रैटेजी है। लेकिन सिवाय रिवायती बयानात के हमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पिछले कई सालों से, 2 दहाइयों से ज़ायद, बल्कि कई दहाइयों से, अफगान जिहाद जब से हमने शुरू किया तब से खैबर पख्तूनख्वा का सूबा ख़ास तौर पे इसकी कीमत अदा कर रहा है। पख्तून इसकी कीमत अदा कर रहे हैं अपने खून से। ये सिलसिला कहाँ जाके थमेगा? खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरा मुल्क पुरअमन कैसे हो सकता है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को मुश्किलात क्या हैं, वहाँ पे ज़रूरियात क्या हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की ख़ास तौर पे ज़रूरियात क्या हैं, इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा एक इसी अमन व अमान की सूरत हाल से जुड़ा हुआ मामला इलेक्शन का है। इलेक्शन कमीशन ने 2 बार ख़त लिखा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स को इलेक्शन की तारीख मांगी। दरमियान में सानहा पेशावर हो गया। आज दोनों सूबों के गवर्नर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन तारीख नहीं दी। इलेक्शन की तारीख में ताख़ीर क्यों की जा रही है? क्या कोई बहाना, क्या कोई उज़र तराशा जा रहा है अमन व अमान की सूरत हाल को लेके? खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस कब होंगे? इन्हीं तमाम मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है, सहमत दी है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज टाइम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब एक्सक्लूसिवली आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी वक्त इनायत करने के लिए। प्रोग्राम में बहुत बड़ा सानहा हुआ है आपके सूबे में और मैं चाहती हूं कि इस सानहे के हवाले से फोकस करके हम गुफ्तगू करें, लेकिन चूंकि वो गुफ्तगू काफ़ी तवील होगी तो उससे पहले मैं चाह रही हूं कि एक जो छोटा सा मामला है पहले उसको निपटा लिया जाए। वो छोटा सा मामला ये है कि आपने आज इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया और आपने उसमें अमन व अमान की वजूहात बता दी अपने जवाबी लेटर में, लेकिन आपने इलेक्शन की तारीख नहीं दी।
تو کیا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو بہانہ بنا کے الیکشن ڈیلے کا شکار کروایا تو نہیں جا رہا؟ حاجی غلام علی صاحب، بہت مہربانی آپ کا کہ ایک اہم ایشو پہ آپ نے آج ہیلو جی گورنر صاحب آپ کہیے، آپ لائیو ہیں اس وقت، براہ راست ہیں، بولیے۔ دیکھیں بہت مہربانی کہ آپ نے آج ایک اہم ایشو پہ ہمیں لین پہ لیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا اور اس خط سے پہلے یعنی الیکشن کا کبھی سوچ بھی نہیں تھا کہ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی پریس کانفرنس اور ٹی وی ٹاک کیے کہ یہ ہمارا امن و امان کا جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ تمام جو اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا تھا اور اس وقت بھی ایک جماعت اسلام آباد کے سڑکوں پہ بیٹھے تھے اور اس واقعے نے سب جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے انہوں نے ایک پالیسی طے کی اور اس پر چلے گئی۔ اب چونکہ خیبر پختونخوا کے الیکشن خط بھیجا تھا، ہم نے خط میں ان کو کہہ دیا کہ دیکھو الیکشن کمیشن جو ہے اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے آئین کے روح سے کہ وہ الیکشن کرائے۔ اب وہ جس 90 ڈے یا بیفور دی 90 ڈے 2 4 5 دن پہلے 8 دن پہلے وہ کرا سکتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان میں ابھی تو جو واقعہ ہو گیا وہ آج پورا پاکستان، پورا صوبہ خیبر پختونخوا اور خاص کر پشاور کا ہر فرد، ہر بہن، ہر بھائی بہت ہی انتہائی افسردہ ہے۔ لوگ تو خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ جنازے ہمارے شہر سے اٹھ گئے اور ایک جماعت ہے جو کہ الزامات در الزامات لگا رہے ہیں۔ ادھر جنازے اٹھ رہے تھے اور ادھر وہ پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ کر رہے تھے کہ الیکشن کب کر رہے ہیں۔ اگر ان کو الیکشن کی اتنی جلتی تھی تو میں نے تو 10 بار سے زیادہ کہا ہے کہ اسمبلیاں مت توڑو، اسمبلیاں جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی نہیں۔ اور جب اسمبلیوں میں لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اسمبلی توڑ دی، یہ مشکلات کس نے پیدا کیا؟ اچھا یہ آپ دیکھ لیں، اور اگر میں آپ اگر مناسب سمجھتے اور آپ مجھ سے پہلے کہتے تو میں آپ کو ایک لسٹ واٹس ایپ کرتا، یا ابھی مجھے نمبر دے دو، میں آپ کو ایک لسٹ واٹس ایپ کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں۔ ابھی میں نے دیکھا کہ پی کے ٹی وی پر عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ اگر میری حکومت ہوتی تو میں ریسپانسیبل ہوتا۔ آپ ہی کہ بھی بیفور 10 منٹ پہلے کہ میں ریسپانسیبل ہوتا۔ تو دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ ان کی حکومت میں خیبر پختونخوا میں سینکڑوں دھماکے ہوئے، سینکڑوں، اور اس میں آپ جو کہ ان کی حکومت تھی جون 2013 مردان جلالہ ایم پی اے پر ایک جنازے میں بم دھماکہ ہوا، 41 لوگ جان بحق ہوئے، 79 زخمی ہوئے۔ نمبر 1 30 کو 2013 ڈیرہ اسماعیل خان پر جیل پہ حملہ ہوا، 16 جان بحق ہوئے اور 384 قیدی لے گئے، 384 قیدی لے گئے اپنے ساتھ۔ یہ کس کی حکومت تھی؟ ستمبر 2013 پشاور میں چرچ پر خودکش حملہ ہوا، 138 لوگ جان بحق ہوئے، اور اسی طرح پھر دوسرا حملہ ہوا 267، اس میں زخمی ہوئے۔ اکتوبر 13 میں ہی ڈی اے خان ایم پی اے پر بم دھماکہ ہوا، 14 جان بحق ہوئے، 36 زخمی ہوئے۔ اسی طرح 2 فروری 2014 کو امام بارگاہ پہ دھماکہ ہوا، 23 جان بحق ہوئے، 38 زخمی ہوئے۔ اور پھر 4 فروری 2014 کو پشاور احمد عبادت گاہ بم دھماکہ ہوا، 9 جان بحق ہوئے، 26 زخمی ہوئے۔ 11 فروری کو 2014 کو پشاور امام بارگاہ حملہ ہوا، 10 جان بحق، 16 زخمی ہوئے تھے۔ 23 فروری کو دیکھو 5 دن بعد حملہ ہوا، 5 دن بعد۔ اور اسی طرح سر یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں، یہ ان پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، ان پہ ہم ذرا آگے چل کے ابھی یہ 4 مہینے پہلے جو حملے ہوئے تھے، یعنی اگر محمود خان کا حکومت تھا اور خیبر پختونخوا کے
1000 कांस्टेबल इमरान खान के सिक्योरिटी पे लगे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, कौन बात सुन रही है? इमरान खान के सिक्योरिटी पर खैबर पुख्तनख्वा के 1000 कांस्टेबल ड्यूटी दे रहे थे। 1000। पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताए कि एक साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी पर 1000 कांस्टेबल मामूर हो। सर हम सवाल से थोड़ा सा हट रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि इस वक्त असेंबलियां तहलील हो गई, ठीक है, आपका एक इख्तिलाफ राय हो सकता है, जो आपने वजाहत से बयान फरमाया कि जी आप कह रहे थे कि असेंबलियां जोड़ने की जगह होती हैं, तोड़ने की नहीं होती, लेकिन बहरहाल अब एक सियासी इकदाम हो गया ना। अब आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात जरूर करवाने हैं। इलेक्शन हो जाए, हमने उनको लिख के भेजे इलेक्शन। देखिए, नहीं, आपकी तरफ से तारीख नहीं दी गई ना। आपने आज जवाबी लेटर लिखा है, लेकिन आपने तारीख नहीं दी। नहीं, उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने हमें जो लेटर लिखा है कि हम खुद तारीख मुकर्रर करते हैं जी, और मुकर्रर कर सकते हैं। हमने उनको कहा, देखो, अगर एक जिम्मेदार की हैसियत से, एक आइन के सरबराह की हैसियत से इस सूबे में अगर मुझे जो हालात मालूम है, मैंने 3 लेने वो लिखी और ये नहीं कहा, मैंने उन्हें कहा कि आप पुलिस, इंटेलिजेंस, सीआईडी और दीगर महकमों से एक नशिश कर ले और इनकी मशवरत से इलेक्शन की तारीख तय करे, क्योंकि इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का आईनी काम है, ये पुलिस का आईनी काम नहीं है। नहीं, और उनका जो मुझे सेकंड लेटर आया उसने कहा हम खुद भी कर सकते हैं, आप खाली हमें वो कर ले, और उसका लेटर मेरे पास मौजूद है। लेकिन मैं देखें जो मेरे पास सर, यानी कि आप तारीख नहीं देंगे खैबर क्यों नहीं देता हूँ? इलेक्शन ये 60 दिन में कराए, लेकिन अगर जो जिस तरह ये वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात अगर हो, ये अच्छा, जब महमूद खान की हुकूमत थी तो बनु में क्या हुआ? सर उस वक्त असेंबली नहीं टूटी थी ना, उस वक्त आपका आईनी किरदार तो नहीं था ना कि आपने इलेक्शन की तारीख देना है। मेरा बुनियादी सवाल है सर, आप इलेक्शन की तारीख देंगे नहीं देंगे? वगरना इलेक्शन कमीशन मैंने लिख के दे दिया, अगर वो कहते कि तारीख दे दो, मैं तारीख दे दूंगा, जो आइन कहते हैं वही तारीख है। मैंने तो टीवी पे कहा, एक नहीं 10 प्रोग्रामों में कहा। लेकिन सर, आपने जो आज लेटर लिखा है उसमें तारीख नहीं दी। अब आप कह रहे हैं कि आप तारीख देने पे राजी हैं। आप ये समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए? लेटर आप देख ले, मैंने उनको कहा है कि आप मशवरत करें। देखो, एक बात कौन सुन रही है, मुझे ये बता दो। हेलो जी गवर्नर साहब, आप कहिए, आपकी बात सुन रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक बात ये कि इनसे पूछो, ये जो लोग कोर्ट गए हैं, हाँ, कि ये वजीरिस्तान में कैंपेन कर सकते हैं, ये लकी मरवत में कैंपेन कर सकते हैं, ये कुरम एजेंसी में कैंपेन कर सकते हैं, ये बाजावर्ड मोमन एजेंसी में कैंपेन कर सकते हैं। आप क्यों, रियासत जो इस वक्त सख्ती में है, और आज का जो कल का जो धमाका हुआ था, और इन्होंने सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ जो बेहुदा इल्जामात मिनट में लगा रहे हैं, तो इससे ये इल्म नहीं, ये मालूम नहीं होता पाकिस्तानी कौम के कि रियासत के दुश्मन कौन है। आज रियासत के जिम्मेदारों को रियासत के साथ लड़ाने की साजिश हो रही है। सोशल मीडिया आप देख लें, देखिए ये रियासत पर मुश्किल वक्त है। जिस तरह हम आर्मी पब्लिक स्कूल पे इकट्ठे हो गए थे, इस तरह हमें इकट्ठा होना चाहिए, और इलेक्शन की तारीख भी इलेक्शन कमीशन कर ले। मैं तो सिक्योरिटी परवान नहीं कर सकता, यानी पुलिस करेगी, सूबाई हुकूमत करेगी, लेकिन हम कहते हैं कि उनको पहले से आप समझते हैं, आप जाती तौर पे क्या समझते हैं कि सूबे में इलेक्शन टाइम पे हो सकते हैं अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर, या नहीं हो सकते? अगर मुतल्लिका इदारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हम इनको पोलिंग स्टेशनों को कवर कर सकते हैं, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कर लेगा। इसमें मेरा और आपका, तो आप अभी मुझे राय दे सकते हैं ना, आप अपने टीवी चैनल को, जो आपके बड़े हैं, उनको आप तजवीज दे सकते हैं कि ये काम अगर इस तरह हुआ तो अच्छा होगा, क्योंकि तो उनका काम है। क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सियासी मौकिफ है, या उनका ये सियासी इल्जाम है कि आप
जो कि विफाक के नुमाइंदे हैं, सियासत से बालातर होना चाहिए गवर्नर की पोस्ट एंड पोजीशन को, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अपने सियासी नजरिए के तहत बिला वजह रुकावट क्रिएट कर रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद में, और अपना आईनी से मेरा सवाल ले लीजिए ना पूरा, और अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रहे। और वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन की तारीख ना दी गई या टाइम पे ना हुआ तो फिर आर्टिकल 6 लागू होता। आर्टिकल 6 तो इंशाल्लाह इमरान खान पर शायद लागू हो जाए, इसलिए कि रियासत और रियासती इदारों को आपस में लड़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है। देखो, रियासत इस वक्त मुश्किल में है। मैं अब भी कहता हूं कि तमाम सियासी जमातें एक मेज पे बैठ जाएं और एक पॉलिसी वाजे करे। रियासत मुश्किल में है, रियासत को मुश्किल से निकालना तमाम सियासी जमातों का फर्ज है। आप मुझे बताएं, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद होगी तो क्या इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए थे? उस वक्त क्या था? उस वक्त आइन कहां था? और इतना बड़ा सानिया हुआ था ये पे दर पे, यानी महमूद खान की सूबाई हुकूमत का खात्मा अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा, और उसके दौरान जब वो वजीर आला थे तो एक महीने में हर रोज लोग मरते थे और धमाके होते थे। और यहाँ तक कि बनू में जो कुछ हुआ, यहाँ तक कि पेशावर में एक पुलिस ऑफिसर को डीएसपी विद कांस्टेबल ऑन उसको शहीद किया गया। वर्सक रोड पर एक आईबी का इंस्पेक्टर शहीद किया गया। ये उस वक्त तो ये कौन कर रहे थे? फिर ये इलेक्शन के लिए था, उस वक्त तो इलेक्शन का सोच भी नहीं था। हम ये कहते हैं कि देखो, इल्जामात का वक्त नहीं। देखो, पीटीआई जो है वो वैसे भी पहले दिन से लेकर 2013 से आज तक इल्जामात लगाती रही। अब ये वक्त नहीं है। इस वक्त में सियासत हर जमात करेगी, चाहे इल्जामात की सियासत करती है, चाहे खिदमत की सियासत, वो उनका अपना मंशूर है। इस वक्त मैं आज भी कहता हूँ तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए। मैंने अगर ये कहते हैं कि किसी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है, मैं वाहिद गवर्नर था कि मैंने कहा अगर इमरान खान पेशावर आए तो मैं उसको दावत करूंगा और उसको कहूंगा कि हाँ हमारे पास आए। ऐसी बात नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि अब यकजहती से इस मुल्क के 2 सूबों में इलेक्शन है और हम ऐसे इलेक्शन कराएं कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना, मनसफाना, और वोटर को हम वो तहफ़्फ़ुज़ दे, ये नहीं कि कल का वाकया इस तरह के वाकया न हो। मैं उस इलेक्शन पर क्या करूं? खुदा न खासा के जनाजे उठे तो क्या ये जो रियासती इदारे हैं, खुदा खैर करे जी, इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग पुलिस, उनमें कैपेसिटी है कि वो इलेक्शंस को बिल्कुल पुरअमन उसका जो इनेकाद है वो यकीनी बना सकें। इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल आपने खैबर पख्तूनख्वा में बताई है गवर्नर साहब, क्या आप समझते हैं कि सूबे में एक नए फौजी ऑपरेशन की जरूरत डेवलप हो रही है? देखिए, मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये किसी फर्द का, एक फर्द की राय नहीं हो सकती। इस पर तमाम सियासी जमातें, देखिए, इस पे तमाम सियासी जमातें, वफाकी हुकूमत और जितने भी हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये सारे बैठकर इस पे बहस की जाए और फिर एक फैसला करे रियासत के बचाने के लिए, रियासत को इस मुश्किल से निकालने के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये अगर हम बाजारों में इसको डिस्कस करेंगे, एक फर्द की राय लेंगे, इससे मजीद अनारकी बढ़ाएंगे। मेरी कुछ और राय होगी, मेरी दूसरी सियासी जमात की कुछ और राय होगी, और जब हम आपस में बैठेंगे, आप देखें 2013 का सबके सामने इमरान खान सड़कों पर बैठा था और इमरान खान क्या कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जब टेबल पर बैठा अपनी बात की होगी, लेकिन बिल आखिर एक पॉइंट पर सब मुत्तफिक हो गए। तो हम उस चीज को क्यों ना दोहराएं, वो तजुर्बा हम क्यों ना करें कि सब बैठे और एक फैसला करे। पहले इदारे बैठे, जितने भी हमारे इंटेलिजेंस है वो हमसे सब कुछ शेयर करे, और उसके बाद सियासी जमातें बैठे। अगर हमने रियासत को मुश्किल से निकालना है और अगर इसको मुश्किल से डालें तो किसी का एक बयान चलाए, किसी की दूसरा बयान चलाए, तो ये मुश्किल में इजाफा करेगा। मैं एक जिम्मेदार के हैसियत से कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इस तरह होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि रियासत के तमाम इदारे बैठे और वो सोचे, वो हर चीज पे बहस करे, और बहस के बाद जो एक पॉलिसी बनी
फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन चारों सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब एक्सक्लूसिवली हमसे बात कर रहे थे और बहुत से अहम सवालात के जवाब दे रहे थे, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा में सानहा पेशावर के बाद फौजी ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है, सियासी इत्तेहाद किस तरह कायम हो सकता है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए बैठा कैसे जा सकता है अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, ताकि एक पॉलिटिकल यूनिटी का चार्टर सामने आ सके। प्लस खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस कब होंगे, आपने गवर्नर साहब की गुफ्तगू सुन ली। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मईशत के हवाले से बात करेंगे। IMF का प्लान इस वक्त चल रहा है, स्टाफ लेवल टॉक्स इस वक्त चल रही हैं, क्या होगा पाकिस्तान के लिए? खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं करेगा, IMF के प्लान से बच जाएगा इसके बाद से? सो इस पे गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल रिव्यू जो है वो चल रहा है, नेगोशिएशंस चल रही हैं। पाकिस्तान को अशद जरूरत है इस वक्त IMF के प्लान की, और खुदा न खास्ता अगर ये प्लान अप्रूव नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए खतरात हद दर्जा ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कि मुआशी माहिरीन के मुताबिक हम डिफॉल्ट के 99.9% करीब पहुंच जाएंगे। सो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक सिचुएशन पे डू एंड डाई वाली सूरत हाल है, और हर सूरत में IMF के साथ जो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है जिसपे सिग्नेचर करके 9 फरवरी को IMF से ये कर्जे की किस्त लेनी ही लेनी है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत हतमी है और बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे अगर पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो इस कर्ज का बोझ फिर कौन उठाएगा? गरीब आवाम उठाएगी, मिडिल क्लास तबका उठाएगा, या फिर ये उमरा पर, अशराफिया पर भी इसका बोझ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? लेकिन लग ऐसे नहीं रहा। जो आसार नजर आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया गया जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन आज की फिगर्स हैं 27% से भी बढ़ गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि महंगाई 27% से भी ऊपर पहुंच गई है। ये ज़ाहिर है PDM हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा उनकी अहलियत पे, उनकी कारकर्दगी पे, उनकी कामयाबी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जरूरत है IMF का प्लान पाकिस्तान की, लेकिन इसके बाद होगा क्या? क्या ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन है? और इसका बोझ क्या सिर्फ गरीब आवाम पे और मिडिल क्लास तबके पे डालना जायज़ है? और इसके रिपरकशंस, पॉलिटिकल रिपरकशंस गवर्नमेंट के लिए क्या होंगे? इन्हीं मामलात पे बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है। साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और मुल्क के मशहूर मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहला सवाल, इस वक्त IMF का जो रिव्यू प्रोसेस चल रहा है, जो स्टाफ लेवल रिव्यू का, इसका असर क्या होगा? पाकिस्तान के लिए लाजिम तो है, लेकिन इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की मईशत पे और खास तौर पे अवाम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो प्रोसेस ऑफ रिव्यू है वो आखिर काफी डिले के बाद जारी है, और IMF की टीम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और बातचीत चल रही है। 9 तारीख तक ये बातचीत रहेगी और उसके बाद में पता चलेगा कि ये रिव्यू मिशन कामयाब हुआ या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तान ने जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया था सितंबर के महीने में पिछले साल, उसमें जो उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था हमारी हुकूमत ने, उसमें सारे जो रिफॉर्म हैं और मुख्तलिफ इक़दामात लेने थे वो सब उन्होंने लिख के कमिटमेंट किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद जब तब्दीली आई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में, तो उसके बाद जो है सिलसिला इम्प्लीमेंटेशन का, रिफॉर्म्स का, वो तकरीबन ना होने के बराबर हो चुका। और एक बहुत अहम पॉलिसी में तब्दीली लाई गई कि एक्सचेंज रेट को मैनेज किया गया, जबकि एग्रीमेंट था कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। अब पिछले 3-4 दिन से आपने देखा कि आखिर हुकूमत ने ये कर दिया है। स्टेट बैंक अब इस सिलसिले में काम कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से इक़दामात अभी तक नहीं हुए हैं जो मुश्किल से सितंबर तक हो जाने चाहिए थे। आगाज उनका कम से कम हो जाना चाहिए था, और इंशाल्लाह अगर हम ठीक से काम करते तो इस वक्त रिफॉर्म प्रोसेस काफी तेजी से मुकम्मल हो जाता। मगर अब ऐसा हुआ नहीं है, और मुझे खतरा ये लग रहा है
कि बहुत से सख्त इक़दाम जल्द से जल्द पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे। सर, आप जो सख्त से सख्त इकदाम की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से स्ट्रिक्ट मेजर्स हो सकते हैं और इसका असर फिर किस पे पड़ेगा? क्या ये सख्त इकदाम नए टैक्सेस की सूरत में सिर्फ गरीब तबके पे, मिडिल क्लास तबके पे लगेंगे या अमीरों पे, अशाफिया पर भी लगेंगे? बिकॉज एक नए ऑर्डिनेंस की, नए टैक्सेस की, एक ऑलमोस्ट नए मिनी बजट की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। जी, आप बिल्कुल मुनासिब कह रही हैं। खतरा यह है कि टैक्सेस में तकरीबन 300 अरब हमें रेवेन्यू और हासिल करना है। उसको हासिल करने के लिए आमतौर पे हुकूमतें जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाती हैं, जिसका बोझ जो है वो अवाम पे ज्यादा पड़ता है। दूसरी तरफ बिजली के निर्ख को तकरीबन 40% से बढ़ाना है और गैस के निर्ख को तकरीबन 70% से बढ़ाना है। अब ये देखना है कि हुकूमत की क्या पॉलिसी होती है कि जो छोटे कंज्यूमर हैं, क्या उनके लिए इजाफा बिल्कुल ना होने के बराबर होगा या उनको भी इसी रेट से देना पड़ेगा। तीसरी तरफ जो बात है जो परेशान कुन है वो ये कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो अभी भी 50 रुपए फी लीटर पर पहुंची नहीं है सारे प्रोडक्ट्स पर, और इस वक्त उसमें शॉर्टफॉल 200 से 250 अरब का है। उसके नतीजे में खुदा न खास्ता ये ना हो कि जो हमने कमिटमेंट किया हुआ है ऑलरेडी लेटर ऑफ इंटेंट में, कंटिंजेंसी प्लान के तहत हम सेल्स टैक्स फिर वापस लगा देंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। अगर ऐसा हुआ तो जो तेल की जो कीमत है वो 300 रुपए से भी बहुत आगे चले जाएगी और हाई स्पीड डीजल की भी कीमत तकरीबन उस लेवल पर पहुंच जाएगी। इसके नतीजे में हर चीज की कीमत, हर चीज में आप देखेंगे कि कीमतों में इजाफा होगा। तो खतरा यकीनन बहुत ज्यादा मौजूद है कि आने वाले दिनों में अगर IMF प्रोग्राम को आगे ले जाना है तो हुकूमत को शायद ऐसे इक़दाम लेने पड़े जिससे अफरात ज़र में इजाफा हो और उसके नतीजे में जो अवाम है उन पर ज्यादा बोझ खुदा न खास्ता पड़ सकता है। ठीक है सर, डॉलर का इस वक्त जो फ्री फ्लोट रेट चल रहा है उसके हवाले से भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि आपके नजदीक ये नेचुरल है, ये जस्टिफाइबल है जो इस वक्त डॉलर का रेट चल रहा है? इसका फिर मईशत पर जो इम्पैक्ट है, कर्जे आपके बढ़ रहे हैं, IMF प्रोग्राम के बाद वक्ती सहारा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रीज आपकी बंद हैं, LCs नहीं खुल रही हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रही है मशीनरी, एक्सपोर्ट्स आपकी बहुत तकालीफ का शिकार है। तो क्या इन तमाम मसाइल का जो है वो मदावा हो जाएगा और क्या IMF के प्लान के बाद एकदम से चमत्कार हो जाएगा? और जो डॉलर का रेट है इस वक्त वो मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये नेचुरल रेट है इस वक्त? बात दरअसल ये है कि इस वक्त रुपए की कदर जो है वो तकरीबन 270 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि गवर्नमेंट हमारे स्टेट बैंक ने पॉलिसी तब्दील की। उससे पहले ये 230 के लगभग था। अब अंदाजा ये है कि जून तक हमारा एस्टिमेट ये है कि रिजर्व्स को देखते हुए चूंकि वो बहुत कम है, इस वक्त सिर्फ 3.6 अरब डॉलर, तो प्रेशर एक्सचेंज रेट पर मौजूद रहने का खतरा है और हो सकता है कि साल के एंड, जून के एंड तक रुपया जो है 295 या 300 तक पहुंच जाए। बात दरअसल ये है कि जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई अक्टूबर से, उससे बहुत से नुकसानात हुए। हुआ ये कि आपने जब रुपए की कदर को आर्टिफिशियली बढ़ा के रखी तो उसके नतीजे में दरामदात का जो डिमांड है वो बढ़ गया, और जब वो बढ़ा है तो फिर आपने देखा कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो आपने LCs को धड़ाधड़ रोकना शुरू कर दिया और आज पोजीशन ये है कि हजारों कंटेनर कराची में खड़े पड़े हैं। ये नामुनासिब पॉलिसी थी और उसके नतीजे में हुआ ये कि आपके बहुत से रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स की सप्लाई में नुमाया तौर पर कमी आ गई और हमारा सनती पैदावार बहुत उसमें नुकसान हुआ है। अब आप ये देखिए कि नवंबर के महीने में 5.5% प्रोडक्शन में कमी आ चुकी है। तो अब अगर आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी पे जा चुके हैं और अगर IMF का प्रोग्राम आगे चले जाता है, IMF के पैसे मिलते हैं और IMF प्रोग्राम की वजह से
हमारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो लेंडर्स हैं वो जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे करते हैं तो इंशाल्लाह हालात कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं और जो सप्लाई चीजों का है उसमें बेहतरी आ सकती है, अगरचे उनकी कीमतों में इजाफा रहेगा। सर, इसके साथ साथ मैं एक और मामले पर भी जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी। आपने मुस्लिम लीग नून में काम किया है, प्राइम मिनिस्टर्स के बड़ा क्लोजली आपने काम किया है। इस वक्त जो इसहाक डार वर्सेस मिफ्ता इस्माइल की टसल चल रही है पीएमएलएन के अंदर, मिफ्ता इस्माइल मुसलसल इसहाक डार पे इल्जामात लगा रहे हैं कि मईशत का भट्टा बिठा दिया है। फिर इसहाक डार ने जिस तरह से आते ही सख्त बयान दिए IMF के हवाले से, तो ये जो पीएमएलएन के अंदर अपनी एक पॉलिटिकल टसल चल रही है बिटवीन बिगीज, बिटवीन दीज बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, ये कितना इम्पैक्ट कर रही है हुकूमत की परफॉर्मेंस को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, हुकूमत के इकोनॉमिक पॉलिसीज को? देखिए, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, जो हुकूमत है, जो भी डिसीजंस होते हैं वो हुकूमत लेती है, कोई एक शख्स नहीं लेता। तो ये नामुनासिब है कि किसी एक शख्स को आप सिंगल आउट करें कि वो कामयाब था या कोई फेल था। कैबिनेट अप्रूवल होता है सारे अहम चीजों के लिए और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पॉलिसी की वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। ठीक। तो यकीनन जो तब्दीली आई पॉलिसीज में अक्टूबर के बाद से, हमने अब देख लिया है तकरीबन 4 महीने के बाद कि हालात कुछ खास संभले नहीं है और उसके नतीजे में अब IMF के साथ हमें बड़े डेस्परेशन में जाना पड़ रहा है। अगर हम सितंबर के बाद से इम्प्लीमेंटेशन कर लेते आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ पॉलिसीज का, तो इस वक्त इतनी परेशान कुन हालात नहीं होती और रुपए भी शायद थोड़ा सा और मुस्तहकम रहता। सर, एक फंडामेंटल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी। IMF प्लान में तो पाकिस्तान जा रहा है, खुदा करे कि पैसे हमें मिल जाएं बिकॉज हमें अशद जरूरत है इस वक्त पैसों की, लेकिन क्या ये IMF का प्लान सस्टेनेबल सॉल्यूशन है? क्या ये हतमी सॉल्यूशन है? क्या पैसे मिल जाने के बाद अगले 4-6 महीनों के लिए हम खुश हो जाएं बगले बजा के, ढोल पीट के कि जी हमें पैसे मिल गए, आर्जी तौर पर हमारी मईशत संभल गई? या असल फॉल्ट कहीं और पे लाई करती है? उस फॉल्ट को ठीक करना पड़ेगा फॉर द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इस वक्त ताजिर तबका रो रहा है सर, कारोबारी तबका बद्दुआएं दे रहा है, गालियां दे रहा है माजरत के साथ इस वक्त हुकूमत को। सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि फॉल्ट कहीं और लाई करती है और रिफॉर्म्स की जरूरत है कहीं पर? दरअसल बात यह है कि इस वक्त जो जिसे कहते हैं ना शॉर्ट रन में पाकिस्तान के रिजर्व्स तकरीबन ना होने के बराबर हो चुके। इस वक्त आपको जिसे कहते हैं मुल्क की फाइनेंशियल हालात को संभालना है तेजी से। खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा सकता है और अगर खुदा न खास्ता गया तो आप ये देखेंगे कि अफरात ज़र की रफ्तार जो इस वक्त 27% के लगभग है वो इससे 2-2.5 गुना हो सकती है। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि शरह नमू जो है वो बहुत मनफी हो चुका है। ये हमने अब श्रीलंका में देख लिया है जो हुआ है उनके यहाँ दिवालिये के बाद। इस वक्त IMF की छतरी इसलिए जरूरत है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF की छतरी की इसलिए जरूरत है कि पाकिस्तान को बहुत से इक़दामात लेने हैं अपनी स्टेबिलिटी को फिर से वापस लाने के लिए। और दूसरी तरफ बात यह है कि आगे चलकर हमें whether we like it or not, हमें डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि आने वाले सालों में कर्जों का बोझ और बढ़ेगा और हमारे पर प्रेशर रहेगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमें IMF की छतरी के तहत डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना है ताकि जो बोझ है वो फैला जाए और जो 5 साल में ड्यू हैं वो 10 साल में ले चली जाए। तो इसलिए इस वक्त पहली दफा मैं समझता हूं कि IMF की बेपनाह जरूरत है और हमें IMF प्रोग्राम में रहकर आगे बढ़ना चाहिए।
So one last question with a little bit of the political perspective. Actually politico-economic question है आपसे। इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इस वक्त जो मईशत की इंतहाई अबतर सूरत हाल है इसकी जिम्मेदारी अदम एतमाद पे आयद होती है, और वो कह रहे थे कि जी मैं वार्न कर रहा था कि आप अदम एतमाद ना लेके आए, मईशत बहुत तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि इस इकनॉमिक मेस की जिम्मेदारी वाकई मौजूदा गवर्नमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के बाद से ये सूरत हाल खराब होना शुरू हुई, या आप समझते हैं कि ये सूरत हाल की खराबी इमरान खान के दौर से ही चलती आ रही है? और प्लस क्या आप समझते हैं कि इस इकोनॉमिक फ्रेजाइल कंडीशन में इलेक्शंस हो सकते हैं सर? ये आपके भी फिर से दो बड़े अहम सवाल हैं। और देखिए बात यह है कि पिछले साल अगरचे आदाद शुमार कुछ बेहतर लग रहे हैं, मगर उसके नतीजे में हुआ ये था कि जो हमने एक्सपेंशनरी यानी कि खर्चों में इजाफा, टैक्सेस में कमी पिछले साल जो की थी, उसके नतीजे में आप ये देखिए कि तिजारती खसारा जो है 21-22 में, जिसमें तकरीबन 10 महीने पिछली हुकूमत रही है, उसमें तिजारती खसारा 17 अरब डॉलर से बढ़ चुका था, तारीख का नंबर 2nd हाईएस्ट। दूसरी तरफ बजट का खसारा जो है वो 7.9% हो चुका था हमारी जीडीपी का, जो तारीख का सबसे बुलंद, सबसे ज्यादा खसारा था। तो पिछली हुकूमत ने फैलाकर इकोनॉमी को आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश की, मगर इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल हो चुकी थी और नई हुकूमत को आके इन हालात को संभालना बहुत जरूरी हो गया था। और इस प्रोसेस में बड़ी मेहनत की हुकूमत ने। पिछले तकरीबन 8-9 महीने में पहले 3-4 महीने हुकूमत ने मेहनत की है, IMF प्रोग्राम लाने की कोशिश की और कामयाब हुए, मगर अफसोस की बात है कि उसके बाद में IMF प्रोग्राम की जो रिफॉर्म्स हमने खुद लिख के दिए थे वो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए। इस लिहाज से दोनों हुकूमतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ बड़ी खामियां रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब, मुल्क की मौशी सूरत हाल पे अपनी राय दे रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सानहा पेशावर की असल कहानी, एक असल कहानी आपके सामने लेके आएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सानहा पेशावर अपने अंदर एक बहुत बड़ा सानहा है और इस सानहे के बहुत से तकलीफ दे पहलू होते हैं। इसमें से एक पहलू यह भी होता है कि जब इतने मास स्केल के सानहात होते हैं तो कुछ ना कुछ झूठी खबरें, कुछ ना कुछ जाली खबरें जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। सो हमारी बतौर एक जिम्मेदार शहरी की, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कम से कम इस किस्म के सानहात में झूठी खबरों को, झूठी बातों को फैलाने से गुरेज करें, क्योंकि इतने बड़े सानहात होते हैं, इसमें जो इंसान हैं वो मुतासिर होते हैं, उनकी फैमिलीज मुतासिर होती हैं। आपने ऐसी ही एक पोस्ट देखी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, एक जख्मी पुलिस एहलकार के बारे में कि वो अस्पताल के गेट के बाहर हैं, जख्मी हैं और वो बात कर रहे हैं कि मैं अपनी माँ का बहुत लाडला हूँ, मुझे गम ये है कि मेरी माँ मेरे बाद किस तरह गुजारा करेगी, और उसके बाद उस पुलिस एहलकार की शहादत हो गई। ये मुकम्मल झूठी खबर है, मुकम्मल फेक न्यूज़ है। उन पुलिस ऑफिसर ने ऐसी कोई बात नहीं की और माशाल्लाह वो इस वक्त हयात हैं, अल्लाह ने उनको जिंदगी बख्शी है। उनके दीगर कई कॉलीग्स शहीद हुए हैं, जख्मी हुए वो जरूर। रिजवान जलाल उनका नाम है, ASI हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान जलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में बताइएगा, आप जख्मी हुए हैं, सानहा पेशावर के बारे में आप रिकवर कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, दोनों लेग्स मेरे जो हैं वो जख्मी हुए हैं और इसके अलावा बैक बोन और कुछ जो है ये बाल वगैरह जले हैं उसमें। तो डॉक्टर्स के मुताबिक इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में मैं रिकवर कर लूंगा, वो चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा इंशाल्लाह। खुदा खैर करे, खुदा आपको जल्द से जल्द सेहत दे और आप ना सिर्फ खुद बल्कि आपकी फैमिली भी बहुत ट्रॉमे से गुजरी होगी। लेकिन आप मुझे बता रहे थे कि ये जो फेक न्यूज़ आपके हवाले से फैलाई गई, आपकी तस्वीर इस्तेमाल की गई अस्पताल के गेट के बाहर जख्मी हुए और वहां पर फिर कैप्शन लगाए गए कि आपने जी आखिरी गुफ्तगू ये की, खुदा आपको सेहत दे, आपको लंबी उम्र दे, कि आपने गुफ्तगू ये की कि जी मैं अपनी माँ का बहुत लाडला हूँ और मुझे गम ये है कि मेरी
माँ मेरे बाद कैसे गुजारा करेगी। तो ये कितना तकलीफ दे था, ये झूठी खबर, ये फेक न्यूज आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी वालदा के लिए कितनी तकलीफ दे होगी? मैम ये इतनी तकलीफ दे थी कि जब मैं जख्मी हुआ था तो जो मेरा मोबाइल था मेरे ऑफिस के टेबल में ही था जी। तो वो काले कर रहे थे उसके ऊपर, और इस दौरान मैं तो अब इस तरह तक जख्मी था, मेरे कोलीग्स मुझे हॉस्पिटल ले आए थे एम्बुलेंस में जहाँ पे मेरा इलाज चल रहा था, और इसी दौरान किसी ने ये पोस्ट लगा दी कि मैं शहीद हो चुका हूँ। आप यकीन करें मेरी वालदा पे, मेरी बहनों पे, मेरी खाला, मेरी फूफो, जितने भी लोग हैं उन सब पे इतनी, यानी मैं आपको बता नहीं सकता कि उन पे क्या गुजरी है। वो रो रहे थे। और इसके अलावा ये न्यूज जो ये खबर थी ये जंगल की आग की तरह ऐसे फैली है कि जब उधर मेरा ट्रीटमेंट हुए और मैं घर आ गया हूँ तो आप यकीन करें कितने लोग इस तरह के थे जो इस वजह से मेरे घर आए हैं कि वो मैं शहीद हो चुका हूँ, वो जनाजे के लिए आए हैं, कि लोगों से पूछते पूछते आए हैं कि वो शहीद हुए, उनका घर किधर है, तो सोचे कि हम पे क्या गुजरी होगी। और जो इस तरह आए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ पुलिस KPK पुलिस में, तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे KPK में हैं। तो आप यकीन करें कहाँ कहाँ से काले और कितनी दूर दूर से मेरे लिए लोग आए हैं इस झूठी खबर से। तो पहले तस्दीक इन्होंने की नहीं है और इन्होंने इस तरह की खबर लगा दी है, तो उसने हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दी। आप यकीन करें आज तीसरा दिन है इस सानहे का, लेकिन अभी भी लोग कॉल करके वो अपनी तसल्ली कर रहे हैं कि आया मैं जिंदा हूँ या नहीं। वो मुझे यही कहते हैं कि हम सिर्फ आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप वीडियो कॉल करें, हम आपको देखना चाहते हैं कि सच में आप ही बात करें या कोई और बात कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज जितनी भी इन्होंने ये पिक्चर्स लगाई हैं, वीडियोस बनाई हैं, सब फेक है, सब की सब फेक है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरी भी सपोर्ट, हमारी सबकी सपोर्ट, हमारी हमदर्दियां, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक छोटी सी फेक न्यूज़ आप सिर्फ अपने लाइक्स के लिए, अपने रीट्वीट्स के लिए, अपनी पोस्ट को फैलाने के लिए, खुदा के लिए ये काम ना किया करें। इससे फैमिलीज मुतासिर होती हैं और इस किस्म के सानेहात में तो कुछ इंसानियत दिखाया करें, कुछ शर्म दिखा दिया करें। एक आखिरी सवाल, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी है रिजवान जलाल साहब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। इस किस्म के सानेहात में न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के आम शहरी बल्कि पुलिस फोर्स ने भी बहुत शहादतें दी हैं, बहुत कुर्बानियां। कितना कठिन होता है इस किस्म के सानहे को खुद फेस करना? मैम बहुत ज्यादा। जब इंसान के सामने उसके कुलीग्स, उसके दोस्त, उसके सीनियर्स वो शहीद होते हैं तो वो लम्हा मैं नहीं बता सकता कि किस तरह होता है कि जब हम एक मस्जिद में इकट्ठे होते हैं रोजाना, एक आई कनेक्शन कुछ ऐसे लोगों से बन जाता है कि जिनको हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे इधर पुलिस लाइन में ड्यूटी करते हैं और इधर वो खड़े होते हैं, उनकी जगह होती है। अक्सर हम उधर गलती से खड़े हो जाए तो अपने सीनियर्स को वहाँ पे जगह दे देते हैं, और अपने हमारे मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं उन लोगों के साथ के जिनके साथ आपने काफी अरसा गुजारा होता है, और वो एक लम्हे में आपसे जब दूर हो जाते हैं तो इंसान बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता इस तकलीफ को। खुदा आप सबको महफूज रखे। और लेकिन आपका अज़म अभी भी मजबूत है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिजवान जलाल साहब। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। खुदा आपको महफूज रखे, आपके अज़म को मजीद मजबूत करे, और तमाम पाकिस्तानी शहरियों को, चाहे वो फोर्सेस में हों, चाहे वो आम पाकिस्तानी शहरी हैं, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये दहशतगर्दी इसके बाद इस किस्म का कोई सानहा ना हो, कम अज़ कम पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। रिजवान जलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी सेहत के लिए बहुत दुआएं, आपकी फैमिली के लिए बहुत दुआएं। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।